आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है भारतीय संविधान की अनुसूचियां। अब आज हमें देखना है कि भारतीय संविधान में अनुसूचियों को क्यों रखा गया है, क्योंकि भारतीय संविधान में जब 22 भाग और 395 अनुच्छेद होने के बाद अनुसूचियों की क्या जरूरत पड़ गई। तो अनुसूचियां अगर हम रफली देखें तो अनुसूचियां एक तरह से रफ कॉपी की तरह यूज ली गई है। कि जैसे संविधान निर्माताओं ने सोचा होगा कि जैसे कोई बात किसी अनुच्छेद में लिख दी, तो अब उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ने हैं, तो वो अनुसूचियों में जोड़े गए हैं। और इसके लिए भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां रखी गई हैं। और हम एक एक अनुसूची को कवर करते हुए चलेंगे और समझेंगे कि कौन सी अनुसूची में कौन सी बात रखी गई है। तो जो अनुसूचियां हैं, हमारा जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थी, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते टाइम के साथ 12 अनुसूचियां हो गई वर्तमान समय तक। और जो नई अनुसूचियां रखी गई हैं, जैसे 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये सभी अनुसूचियां संविधान संशोधनों के माध्यम से जोड़ी गई है। जैसे 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये सभी संविधान संशोधनों के माध्यम से जोड़ी गई है। अब हम देखते हैं जैसे जो हमारी जो ये अनुसूचियां हैं कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है जो प्रथम अनुसूची है, इसमें क्या है। प्रथम अनुसूची में राज्य और संघ शासित प्रदेशों के नाम और सीमाएं हैं। जैसे हमारी जो पहली अनुसूची है उसमें हमारे जैसे भारत देश, उसके सभी राज्य और उनकी जो बॉर्डर एरियाज हैं उन सब के बारे में उल्लेख किया गया है। जैसे भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 1 में है कि भारत राज्यों का संघ होगा, तो उसमें भी भारतीय राज्य, देश, यूटीज के बारे में जिक्र किया गया है। लेकिन उसके जो बची हुई चीजें हैं उसमें जिन्हों की कुछ चीजें एक्स्ट्रा ऐड करनी है, वो शेड्यूल फर्स्ट में ऐड की गई है। जैसे जैसे वर्तमान में हमारे 28 राज्य और 8 यूटीज है, तो सबके बारे में शेड्यूल 1 में विस्तार से डिस्कस किया गया है। तो ये हमने फर्स्ट शेड्यूल कवर की। उसके बाद जो हमारी दूसरी अनुसूची है उसमें क्या है, उसमें संचित निधि पर भारित वेतन, ये हमारी दूसरी अनुसूची में उल्लेखित है। तो अब हमें देखना है जैसे हमारी जो संचित निधि है वो कौन से अनुच्छेद में है। तो केंद्र की अलग है और राज्य की संचित निधियों पर भारित वेतन अलग है। संचित निधि संविधान के अनुच्छेद 266 में इसका उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 266 में, अनुच्छेद 266 में संचित निधि का उल्लेख है। अब संचित निधि में किस किस के वेतन है, जैसे राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हमारे जो नियंत्रक है महालेखा परीक्षक है केग, वो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की पेंशन। तो ये हमने जो भी देखे कि भाई ये सभी जो केंद्रीय संचित निधि है ना, उसकी उस पर भारित वेतन है इन सबका। जैसे भारतीय संविधान का जो राष्ट्रपति है और हमारे जो राज्यसभा के उपसभापति हैं या फिर सभापति हैं, लोकसभा अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है। इसके अतिरिक्त जैसे हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, इनका वेतन और भत्ते तो राज्य की संचित निधि पर भारित है, लेकिन इनकी जो पेंशन है ना, वो केंद्रीय संचित निधि में से दी जाती है। तो ये सभी तो हो गए केंद्रीय संचित निधि से जिनके वेतन भत्ते दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जैसे राज्यों में देखें तो राज्य की जो संचित निधि पर भारित है, राज्यों में जैसे राज्यपाल होता है, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष,
इसके अतिरिक्त विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, सभापति और उपसभापति, उपसभापति और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, जो भी हमारा जैसे उच्चतम न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तो इन सभी के जो वेतन भत्ते हैं वो राज्य की संचित निधि पर भारित है, राज्य की संचित निधि पर भारित है, राज्य की संचित निधि पर भारित है, संचित निधि पर भारित है। तो ये हमने देखा शेड्यूल नंबर 2 देखी हमने, जिसमें कि वेतन भत्ते दिए गए हैं जो कि संचित निधि में से दिए जाते हैं। तो पहले तो हमने देखा कि केंद्रीय संचित निधि पर कौन से किस किस के वेतन भत्ते भारित है, और अब हमने देखा कि जैसे राज्य की संचित निधि में से किस किस का वेतन दिया जाता है। तो राज्य में से दिया जाता है राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इसके अतिरिक्त जैसे विधान परिषद के सभापति और उपसभापति और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है, वो जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश है इनको सैलरी मींस वेतन और भत्ते तो दिए जाते हैं राज्य की संचित निधि से, लेकिन जो इनको जो पेंशन दी जाती है वो केंद्रीय संचित निधि से दी जाती है। तो ये हमने शेड्यूल 2 कवर की है। इसके अतिरिक्त जैसे अब हम देखेंगे तीसरी अनुसूची। जो तीसरी अनुसूची है ये, इसमें क्या है, इसमें जो भारतीय जो उम्मीदवार है जैसे राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, इन सभी द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप की किस किस के द्वारा शपथ के प्रारूप क्या होंगे कि भाई जैसे राष्ट्रपति है, राज्यपाल है या फिर विधानसभा अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, तो इन सभी के शपथ के प्रारूप क्या होंगे। तो अब हम देखेंगे कि शेड्यूल 3 में किस किस उम्मीदवार की शपथ के प्रारूप दिए गए हैं। तो इसमें MP, MLA, MLC जैसे इनके जो उम्मीदवार होते हैं ना, जैसे चुनाव के लिए जैसे खड़े ही हो रहे हैं, उम्मीदवार है अभी जिनको जीतने की उम्मीद है भाई, तो मीन्स जो खड़े हो रहे हैं चुनाव के लिए उम्मीदवार, तो उन सभी की शपथ के प्रारूप है। प्लस MP, MLA, MLC जब वो जीत जाते हैं तो उनको शपथ दिलाई जाती है, उसमें भी शेड्यूल 3 में ये उनका उल्लेख भी। इसके अतिरिक्त है जो मंत्री होते हैं ना, चाहे वो संघ के हो या फिर राज्यों के हो, संघ या राज्य दोनों के, इनको 2 तरह की शपथ दिलाई जाती है मंत्रियों को, एक तो पद की और एक गोपनीयता की। दो बार शपथ लेते हैं जो मंत्री होते हैं, संघ राज्य दोनों के, एक तो पद की, दूसरी गोपनीयता की शपथ लेते हैं। तो जो मंत्री होते हैं उनके शपथ के प्रारूप भी शेड्यूल 3 में ही है। इसके अतिरिक्त जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, इन सभी का शपथ के प्रारूप भी शेड्यूल 3 में ही है। और जो केग होता है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जो कि आर्टिकल 148 में है, इसकी शपथ का प्रारूप भी शेड्यूल 3 में ही है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, इसके अतिरिक्त जो हमारा केग होता है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, तो ये हमने देखा कि शेड्यूल 3 में किस किस की शपथ के प्रावधान है। अब देखेंगे जैसे कुछ हमारे जैसे इंपोर्टेंट पोस्ट पे जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है, इनकी जो शपथ के प्रारूप है ना, वो अनुसूची 3 में नहीं दिए हुए, वो अनुच्छेदों में दिए हुए हैं। तो कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो, जैसे अनुच्छेद 60 में तो दिया गया है राष्ट्रपति की शपथ के प्रावधान, राष्ट्रपति की शपथ के बारे में दिया गया है अनुच्छेद 60 में। अब अनुच्छेद जो 69 है ना, इसमें उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में दिया हुआ है, उपराष्ट्रपति। इसके अतिरिक्त जो आर्टिकल 159 है, इसमें जो राज्यपाल है ना, राज्यपाल की शपथ के प्रारूप दिया गया है अनुच्छेद 60, आर्टिकल 60, 69 और 159। इनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों के जो शपथ के प्रारूप है वो अनुच्छेदों में दिए गए हैं, ना कि तीसरी अनुसूची में। अब हमें कुछ एक ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है
कि भाई जो राज्यसभा के सभापति होते हैं और उपसभापति होते हैं या फिर लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं या उपाध्यक्ष होते हैं, क्या इनको अलग से अलग से इनके पद की शपथ दिलाई जाती है? तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि इनकी अलग से कोई शपथ नहीं होती। ये राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इसी टाइप से जो हमारी विधानसभा होती है ना, विधानमंडल में, राज्यों में जो विधानसभा होती है, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इस टाइप से इनकी भी अलग से कोई शपथ नहीं होती। तो राज्यसभा के सभापति हो या उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, पद की अलग से कोई शपथ नहीं होती। तो ये हमने देखा अनुसूची 3 में किस किस की शपथ के बारे में उल्लेख किया हुआ है। अब हम देखेंगे अनुसूची 4। जो हमारी अनुसूची 4 है, इसमें दिया हुआ है राज्यसभा सीटों का आवंटन, कि जो हमारी राज्यसभा है इसमें जो सीट है वो किस टाइप से आवंटित की जाती है। तो राज्यसभा में जितनी भी सीटें हैं सभी राज्यों की फिक्स है। जैसे जो राजस्थान है, राजस्थान से हम राज्यसभा में 10 सदस्य भेजे जाते हैं। और जैसे मैक्सिमम मेंबर्स कहां से आते हैं राज्यसभा में, तो मैक्सिमम मेंबर्स आते हैं यूपी से। तो राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर्स कहां से आते हैं? यूपी से 31 सदस्य, और राजस्थान से आते हैं 10 मेंबर्स, राजस्थान से 10 सदस्य संविधान सभा में जाते हैं। तो जो अनुसूची 4 है इसमें दिया हुआ है कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन, तो इसमें मैक्सिमम मेंबर्स यूपी से 31 सदस्य और राजस्थान से 10 सदस्य भेजे जाते हैं। इसी प्रकार अलग अलग राज्यों से अलग अलग संख्या निर्धारित है राज्यसभा सदस्यों की। अब हम देखेंगे अनुसूची 5। 5वीं अनुसूची में क्या दिया हुआ है? तो 5वीं अनुसूची में दिया हुआ है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध। जो हमारे जो शेड्यूल एरियाज होते हैं, शेड्यूल एरियाज और जो ट्राइबल्स होते हैं, उनका किस प्रकार से प्रशासन चलाना है और किस प्रकार से उन पर नियंत्रण रखना है, इससे संबंधित जो प्रावधान है वो 5वीं अनुसूची में दिए गए हैं। इनसे संबंधित जो प्रावधान बनाने का कार्य किसका है? तो अनुसूचित जो क्षेत्र और जनजातियों से रिलेटेड प्रावधान जो भारत के राष्ट्रपति है, वो उनके पास ये अधिकार है कि वो इनसे रिलेटेड प्रावधान बना सके। इसके अतिरिक्त जैसे 10 राज्य ऐसे हैं, ये जो अनुच्छेद है जो 5वीं अनुसूची है, ये 4 राज्यों को छोड़कर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जो कि 6ठी अनुसूची में दिए गए हैं, उन 4 राज्यों को छोड़कर बाकी सभी जो ट्राइबल एरियाज है उनके प्रशासन को इसमें देखा जाता है, उनके प्रशासन से संबंधित नियम इसमें है। तो वो 10 राज्य कौन से हैं जो कि अनुसूची 5 के तहत जिनका प्रशासन चलाया जाता है? तो वो 10 राज्य मध्य भारत के हैं। वो 10 राज्य किसके हैं? मध्य भारत के हैं। और इनको याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें कुछ एरियाज तो ऐसे हैं जिनमें से ये राज्य है ही नहीं। तो वो 10 राज्य कौन कौन से हैं, हम सबसे पहले उन्हें देखते हैं। वो मध्य भारत में है। जैसे इसमें से उत्तर भारत में से कोई राज्य नहीं है, बस हिमाचल प्रदेश को छोड़कर, ये याद करना है। और नॉर्थ ईस्ट में से भी कोई राज्य नहीं है और दक्षिण से भी कोई राज्य नहीं है। अब हमें देखना है कि कौन कौन से राज्य हैं। तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कौन कौन से है? बस उत्तर भारत से एक ही है, हिमाचल प्रदेश। इसके अतिरिक्त राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये 10 जनजातीय राज्य हैं जो कि अनुसूची 5 के तहत इनके अंतर्गत प्रशासन चलाया जाता है।
तो ये 10 राज्य हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे छठी अनुसूची, 6th शेड्यूल। जो छठी अनुसूची है इसमें क्या है, छठी अनुसूची में चार नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों के जो जनजाति क्षेत्र है ना, उनसे रिलेटेड प्रावधान है। अनुसूची 6 में क्या है, जो नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य है ना, उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके जो जनजाति क्षेत्र है इनसे रिलेटेड प्रावधान है। इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि मणिपुर भी क्या है, मणिपुर को लेके, तो ये इस टाइप से आपको देखना है कि जनजाति क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान। अब जैसे हम इसे मैप में देख लेते हैं, मैप में देखेंगे, जैसे ये हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया। अब नॉर्थ ईस्ट में जैसे इधर असम हो गया, असम, उसके बाद इसके जस्ट नीचे आता है मेघालय, मेघालय, इसके बाद जैसे इधर त्रिपुरा, त्रिपुरा, और इधर आ जाएगा मिजोरम, मिजोरम। तो ये जो 4 राज्य है ना, इनको याद करना बिल्कुल आसान है, मैप में भी हम इन्हें याद कर सकते हैं। ये है जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसमें हमें मणिपुर को इंक्लूड नहीं करना है, मणिपुर की वजह से कंफ्यूज नहीं होना है, उसको पहले ही अलग कर देना है। और मैप में भी हम इसे बना के देख सकते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से रिलेटेड उपबंध छठी अनुसूची में है। अब हमने छठी अनुसूची को कवर कर लिया है, अब हम 7th अनुसूची के बारे में जानेंगे। तो हमारी 7वीं अनुसूची में क्या है, जो 7वीं अनुसूची है इसमें है विषयों का बंटवारा। जैसे हमारा जो भारत देश है उसमें हमने जो भी टोटल जितने भी विषय हैं उनको 3 अनुसूचियों में डिवाइड किया है। तो वो 3 अनुसूचियां कौन कौन सी हैं, वो 3 अनुसूचियां हैं केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तीनों अनुसूचियां कौन कौन सी हैं, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो केंद्रीय सूची होती है ना, इसके जितने भी विषय हैं इन पे कानून बनाने का प्रावधान ओनली संसद को है। कौन बना सकता है इन पे कानून, इन पे ओनली संसद कानून बना सकती है। इसके अतिरिक्त जैसे हमारी जो राज्य सूची है इस पे कौन कानून बना सकता है, तो राज्य सूची पे राज्य कानून बना सकता है। और जैसे कुछ आपातकालीन कोई परिस्थिति आ गई तो उस टाइम पे संसद भी कानून बना सकती है, लेकिन मोस्टली राज्य सरकार ही कानून बनाएगी सामान्य परिस्थितियों में। इसके अतिरिक्त जैसे समवर्ती सूची है, तो समवर्ती सूची पे केंद्र हमारे जो संसद है और राज्य सरकारें हैं, विधानमंडल, वो दोनों ही कानून बना सकती हैं। लेकिन इसमें जो हमारी संसद है उसको कानून बनाने की ज्यादा पावर है बजाय कि राज्य के। तो ये हमने तीनों अनुसूचियां देखी। अब हम इनके बारे में और जानेंगे। जैसे 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में क्या है, विषयों का बंटवारा। विषयों का बंटवारा, अब विषय 3 है, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। अब जो केंद्रीय सूची थी, केंद्रीय सूची में जब हमारा मूल संविधान जो था उसमें 97 विषय इंक्लूड किए गए थे। कितने विषय इंक्लूड किए थे, इसमें 99 जो विषय हैं वो रखे गए थे। और जो हमारी राज्य सूची है इसमें 66 विषय रखे गए थे। और जो हमारी समवर्ती सूची है इसमें 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या बढ़ गई है। जैसे जो हमारी केंद्रीय सूची है उसमें लगभग 100 के करीब विषय आ गए हैं। और जो राज्य सूची है इसमें 5 विषय घटा दिए गए हैं। और जो हमारी जो समवर्ती सूची है इसमें 5 विषय ऐड कर दिए गए हैं। तो वो 5 विषय कौन से हैं जो कि हटा लिए गए हैं इससे, तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था। 1976 में उस टाइम इंदिरा गांधी सरकार थी, तो 42वां संविधान संशोधन किया गया था। और
ये जो संशोधन है 42वें संविधान संशोधन को भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसके तहत बहुत ज्यादा हमारे संविधान में संशोधन किए गए हैं और जैसे कि आप सभी को पता ही है ये सब उस टाइम हमारा जो विपक्ष था वो जेलों में बंद था और मतलब बिना कोई ज्यादा डिस्कशन हुए ये हमारा 42वां जो संविधान संशोधन है ये पारित किया गया था। तो इसके तहत जो 5 विषय हैं वो राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिए गए थे। वो कौन कौन से विषय हैं, जैसे शिक्षा, वन, वन्य जीव, मापतोल, न्यायिक प्रशासन, ये 5 विषय हैं। ये इसलिए हटाए गए थे कि भाई जिससे जो केंद्र सरकार है उनको ज्यादा पावर मिल जाए इन पे काम करने के लिए, इन पे कानून बनाने के लिए। तो इस टाइप से हमने देखा कि केंद्रीय सूची में मूल संविधान में कितने विषय थे। केंद्रीय सूची में विषय थे 97 और वर्तमान में है 100। वर्तमान में कितने हैं 100। और जो राज्य सूची है इसमें मूल संविधान में विषय थे 66 और वर्तमान में है 61 और समवर्ती सूची में थे 47 और वर्तमान में है 52। इस टाइप से जैसे अब जो 5 विषय हैं जो इधर से तो लेस किए हैं और इधर ऐड कर दिए, समवर्ती सूची में ऐड कर दिए और इधर से लेस किए हैं राज्य सूची से। अब वो 5 विषय कौन कौन से हैं? ये 5 विषय हैं जो कि 42वें संविधान संशोधन से हटाए गए हैं। ये है शिक्षा, वन, वन्य जीव, मापतोल और न्यायिक प्रशासन। मापतोल और न्यायिक प्रशासन। ये 42वां जो संविधान संशोधन है ना, 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 द्वारा हटाए गए हैं। तो इस टाइप से ये हमने समझा कि 7वीं अनुसूची में क्या क्या है और ये अब हमारी कवर हो चुकी है। अब देखेंगे हम 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या क्या है? तो 8वीं अनुसूची में है संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाएं। संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाएं, और जो हमारा मूल संविधान था इसके तहत 14 भाषाएं थी इसमें और वर्तमान में हो गई 22 भाषाएं। 8वीं अनुसूची में है संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाएं। तो जो हमारा जो मूल संविधान था ना, इसके अंतर्गत 14 भाषाओं को रखा गया था और वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई। इसके अंतर्गत 22 भाषाएं आएंगी। तो जो अन्य भाषाएं हैं 14 के अतिरिक्त जो जोड़ी गई है वो कैसे जोड़ी गई है? वो जोड़ी गई है संविधान संशोधनों के माध्यम से। तो अब देखेंगे कि भाई कौन कौन से संविधान संशोधन हुए हैं जिनके माध्यम से ये भाषाएं जोड़ी गई है, और इनसे ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जो कि नई जोड़ी गई है। तो सबसे पहले हम इन्हें देखते हैं कि वो कौन कौन सी भाषाएं हैं। वो है जैसे 15वीं भाषा है सिंधी भाषा। 15वीं कौन सी है? सिंधी, जो कि 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है। और जैसे ये पेयर में जोड़ी गई है कि 15वीं तो अकेली जोड़ दी 21वें संविधान संशोधन के तहत, लेकिन जैसे 16, 17, 18 वो एक साथ जोड़ी गई है 71वें संविधान संशोधन के तहत। वो है बोडो, डोगरी, वो है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसके अतिरिक्त जैसे 19, 20, 21, 22 ये एक पेयर में जोड़ी गई है चारों। ये इनके नाम है जैसे बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। कौन कौन सी है? ये है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये सभी जो हमारा 92वां 92वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसके तहत जोड़ी गई है। इसके अतिरिक्त अब हम उन्हें भी देखेंगे कि वो 14 भाषाएं कौन सी है जो कि हमारे मूल संविधान में जोड़ी गई थी। तो अब हम इन्हें कवर करते हैं। ये जो 15वीं भाषा है ये है सिंधी। 15वीं भाषा है सिंधी और ये जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में। और जो 16वीं, 17वीं, 18वीं है, 16वीं,
17वीं और 18वीं है, ये है कोंकणी, कोंकणी, मणिपुरी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये जो भाषाएं जोड़ी गई है, ये जोड़ी गई है 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में। इसके अतिरिक्त जो 4 भाषाएं और जोड़ी गई थी वो है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। 19, 20, 21, 22 नंबर के ये बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये चारों भाषाएं जोड़ी गई है 92वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में। इस टाइप से ये हमने देखी कि हमारी जो कौन कौन सी भाषाएं कब कब जोड़ी गई थी, तो इन्हें हम ट्रिक से भी याद करते हैं। जैसे जो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली है, इसको नमक से याद कर सकते हैं। इसके लिए ट्रिक यूज कर सकते हैं भाई, जैसे नमक, इस टाइप से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, कोंकणी, मणिपुरी, मणिपुरी और नेपाली, नेपाली। इन तीनों भाषाओं को तो इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, NMK, नमक। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसके बाद जैसे हमारी 16वीं, 17वीं, 18वीं हो गई, इसके बाद 19, 20, 21वीं भाषा है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। अब वो 14 भाषाएं कौन सी है जो कि हमारे मूल संविधान में थी, अब हमें वो देखनी है। तो वो है, वो कौन कौन सी भाषा है, इन्हें हम मैप के जरिए देखेंगे और मैप के जरिए ये हमारे बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। तो एक बार देख लेते हैं, जैसे असम, असमिया, मलयालम, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, हिंदी और संस्कृत। ये तो पूरे देश की भाषाएं, ये तीनों तो उर्दू, हिंदी और जो संस्कृत है, उर्दू, हिंदी और जो संस्कृत है, ये तो पूरे देश की भाषाएं हैं। तो देखेंगे कि भाई कौन सी भाषाएं कहाँ बोली जाती है, हम इन्हें मैप के जरिए से देख लेते हैं। ये है हमारा इंडिया का मैप, इंडिया का मैप के जरिए से अब हम इन्हें देखेंगे। जैसे ये हो गई, अब नॉर्थ ईस्ट में एक तो ये असम की हो गई, असमिया, असमिया। और इसके बाद जैसे मलयालम, मलयालम और बांग्ला, इसकी पश्चिम बंगाल की हो गई बांग्ला, बांग्ला भाषा। इसके अतिरिक्त गुजरात की हो गई गुजराती, गुजराती। और एक हो गई कर्नाटक की हो गई कन्नड़, कर्नाटक की कन्नड़ भाषा हो गई। इसके अतिरिक्त कश्मीर की हो गई कश्मीरी, कश्मीरी। और महाराष्ट्र की हो गई मराठी, मराठी। और ओडिशा की हो गई उड़िया, ओडिशा की कौन सी हो गई, उड़िया। जो हमारा उड़ीसा राज्य है, 2011 में इसका नाम बदलकर भी ओडिया ही कर दिया था, ओडिशा से, उड़ीसा से इसका नाम क्या कर दिया था, ओडिया, 2011 में। तो इसकी भाषा भी उड़िया है, ओडिशा की। और पंजाब की पंजाबी, पंजाबी भाषा, पंजाबी भाषा। और इसके अतिरिक्त है जो तमिलनाडु है, इसकी है तमिल, तमिलनाडु की है तमिल भाषा। और जो तेलुगु है, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की है, तेलुगु ये। और जो 3 भाषाएं हैं, तेलुगु भाषा, तेलुगु भाषा। और इसके अतिरिक्त जैसे 3 भाषाएं हैं, उर्दू,
हिंदी और संस्कृत, ये तो पूरे देश की भाषाएं हैं। इसके अतिरिक्त हमने देखी जैसे कश्मीर में कश्मीरी, पंजाब में पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया, बांग्ला, मलयालम, असमिया, ये सभी 14 भाषाएं हैं जो कि मूल संविधान में जिनको मान्यता दी गई थी। इस टाइप से हमने कवर की कि हमारे संविधान में कौन कौन सी ऐसी भाषाएं हैं जो कि संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। लेकिन जो जैसे इंग्लिश जो लैंग्वेज है, अंग्रेजी भाषा है, वो संवैधानिक वो इसमें 8वीं अनुसूची में नहीं है, वो संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषा नहीं है। लेकिन जैसे ये तीनों भाषाएं हैं, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और संस्कृत, ये तीनों संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे नवी अनुसूची। नवी अनुसूची, तो नवी अनुसूची में क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन से संरक्षण, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी पावर है, ये न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति। अब ये होती क्या है? इसके तहत जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, वो जैसे संसद, जो हमारी कार्यपालिका और विधायिका के ऐसे, जैसे हमारी संसद ने कोई कानून बना दिया और जो कि संविधान के विरुद्ध है, तो उस पे हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसकी जांच करेगा, रिव्यू करेगा और उसे डिसमिस घोषित कर देगा, मतलब उसे कानून की श्रेणी से हटा देगा। तो इस टाइप से ये हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय की रिव्यू करने की पावर होती है, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। तो इस टाइप से जो अब केंद्र सरकार ने सोचा कि क्यों ना कुछ अधिनियमों को इस पावर से अलग ही कर दिया जाए, कि जिससे कि भारतीय जो संसद है कोई भी कानून बनाए और उसको नवी अनुसूची में रख दे और फिर सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की शक्ति से तो बाहर है ये। तो इस टाइप से नवी अनुसूची बनाई। इसमें न्यायिक पुनरावलोकन से संरक्षण किया गया कुछ अधिनियमों का। यह जो अनुसूची है पहले संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ दी गई थी। जस्ट हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और 1951 में पहले संविधान संशोधन के द्वारा ही नवी अनुसूची जोड़ दी गई। अब इसमें क्या था? इसमें था जैसे उस टाइम क्या थी, भारत में ज्यादातर जमींदारी व्यवस्था थी, तो जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन करने के लिए और भूमि सुधार कानूनों को लागू करने के लिए ये अनुसूची लाई गई थी। क्योंकि बहुत सारे जमींदार ऐसे थे जिनके पास बहुत सारी जमीनें थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास बिल्कुल ही जमीनें नहीं थी, तो उन लोगों से लेके उनको जमीनें दे दी गई, जमींदारों से लेके जो गरीब लोगों के बीच में जमीनें बांट दी गई। तो वो लोग क्योंकि संपत्ति का अधिकार तो मौलिक अधिकार था, तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके पक्ष में डिसीजन दिया। इसीलिए नवी ये अनुसूची जोड़ी गई संविधान में और इसे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से बाहर रखा गया। अब जो नवी अनुसूची है, इसे जोड़ा तो उस टाइम फायदे के लिए था कि इससे गरीबों का फायदा हो सके, लेकिन बाद में इसका काफी सरकारों ने इसका अनुचित उपयोग भी किया और इसके तहत काफी ऐसे विषय डाल दिए गए। जैसे आरंभ में इसके अंतर्गत 13 विषय थे और बढ़ते बढ़ते उनकी संख्या हो गई कुछ टाइम पहले तक 282 तक, मतलब 282 अधिनियम हो गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक केस आया था, कोहिलो वाद 2007 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी अधिनियम नवी अनुसूची में रखे गए हैं वो न्यायिक पुनरावलोकन उनका किया जा सकता है। क्योंकि इस दिन जो केशवानंद भारती केस है, जो कि एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय जिसमें आया था केशवानंद भारतीवाद में, उसका डिसीजन आ गया था और उसके डिसीजन और उसमें जो संविधान का जो मूल ढांचा है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई थी और मूल ढांचे के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है सुप्रीम कोर्ट की, उसे भी रखा गया था। तो अब तो जो न्यायिक पुनरावलोकन है ये मूल ढांचे का पार्ट बन गया। तो उसके बाद कहा गया कि भाई मूल ढांचे में तो जो भी है उसे तो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है। तो उसके बाद 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी अधिनियम इसमें रखे गए नवी अनुसूची में, वो सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है उसके अंतर्गत आते हैं और सुप्रीम कोर्ट इनका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। इस टाइप से ये हमने नवी अनुसूची देखी। अब हम इसे और अच्छे से एक बार देख लेते हैं कि
9वीं अनुसूची में क्या है, इसमें जो अधिनियम होते हैं उनको न्यायिक पुनरावलोकन से संरक्षण दिया गया है। यह जो 1951 में ही पहले संविधान संशोधन से ही जोड़ी गई थी, ये अनुसूची है, ये 1951 में फर्स्ट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसके द्वारा जोड़ी गई। और उस टाइम जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन करने के लिए, जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन करने के लिए और जो भूमि सुधार कानून है इनको लागू करने के लिए इसको लाया गया था। इसके अतिरिक्त जैसे आरंभ में इसमें ओनली 13 कानून थे, 13 कानून थे और धीरे धीरे इनकी संख्या हो गई वर्तमान में लगभग 282 अधिनियम, 282 अधिनियम हो गए इसके अंतर्गत लगभग। फिर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कोहिलोवाद 2007 में। इसमें कहा गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी अधिनियम इसमें रखे गए हैं उनका जो सुप्रीम कोर्ट है वो न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। तो 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी अधिनियम इसमें जोड़े गए हैं 9th शेड्यूल में, उन सब की सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। इसके बाद ये देखा हमने 9th जो शेड्यूल है ये देखी। अब हम देखेंगे 10th शेड्यूल को। तो 10वीं अनुसूची में क्या है, 10वीं अनुसूची में है दल बदल विरोधी कानून। क्या है, दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून। 10वीं अनुसूची में जैसे हमारी जो लोकसभा है या फिर लोकसभा और जो विधानसभा है उसके जो सदस्य हैं उनकी जैसे दल, वो एक दल से दूसरा दल बदलते हैं तो उससे संबंधित उनकी जो अयोग्यताएं हैं, डिस्क्वालिफिकेशन से, उनके बारे में चर्चा की गई है कि ये जो 10वीं अनुसूची है ये जोड़ी गई है, ये 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। और इसमें जो 91वां संविधान संशोधन था 2003 में हुआ था, इसके तहत कुछ चेंजेस भी किए गए हैं। जैसे कुछ चेंजेस कौन कौन से हैं, एक जैसे सांसद हो या फिर विधायक हो, या तो संसद का सदस्य हो या विधानसभा का सदस्य हो, यदि वो दल बदलता है तो उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। और जो दूसरा है कि भाई जो निर्दलीय सदस्य होते हैं, मींस किसी भी पार्टी से नहीं खड़े होते, निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं, अगर वो जीत जाते हैं तो बाद में किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते, किसी भी पार्टी के अंतर्गत उनको शामिल होने का अधिकार नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपना समर्थन दे सकते हैं किसी भी पार्टी को, वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते अपने टाइम पीरियड के दौरान। ऐसे ही जैसे दूसरा हम देखते हैं, जैसे कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, उनके पास ये पावर है कि वो शुरुआत के 6 महीनों के भीतर किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, इसके बाद वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त जैसे एक प्रत्येक राजनीतिक दल का एक क्या होता है, विहिप होता है, सचेतक। तो ये विहिप क्या करता है, इस जो किसी भी राजनीतिक दल के जो सदस्य हैं उनको विहिप का निर्देश मानना होता है। यदि किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य ने विहिप के निर्देश को नहीं माना और उस राजनीतिक पार्टी ने उसे 15 दिन तक माफ नहीं किया, तो वो भी उस मतलब अयोग्य हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई घोषित किया जा सकता है उसे। तो ये कुछ 4-5 शर्तें थी जो कि 10वीं अनुसूची में दी हुई है। ये 10वीं अनुसूची 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, 52वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई। और इसमें 91वें संविधान संशोधन द्वारा कुछ जो परिवर्तन किए गए हैं, जो कि मैंने आपको अभी डिस्कस किए हैं। अब हम देखेंगे 11वीं अनुसूची।
11वीं अनुसूची में क्या है, 11वीं और 12वीं अनुसूची तो बहुत ज्यादा इजी है। इनमें वैसे जैसे 11वीं अनुसूची है, इसमें क्या है, 11वीं अनुसूची में है पंचायती राज संस्थान। पंचायती राज संस्थाओं की जो स्थापना की गई है वो 11वीं अनुसूची के तहत की गई है। ये संविधान के भाग 9 में जोड़ी गई है। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में दिया गया है। और जो पंचायती राज संस्थाएं इनके लिए टोटल जो 22 टोटल इनके लिए 29 विषय हैं। इनसे रिलेटेड टोटल कितने विषय हैं, 29 विषय हैं, जिनमें से राजस्थान सरकार को दिए गए हैं 22 विषय। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं को 22 विषय ट्रांसफर किए जा चुके हैं। कितने विषय, 22 विषय ट्रांसफर किए जा चुके हैं। तो इस टाइप से हमने देखा कि जो 11वीं अनुसूची है, इसमें जो 73वां संविधान संशोधन है 1992 में, 73वें संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ी गई है। 1992 में 73वें संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया है। और इसमें पंचायती राज संस्थाओं के बारे में बात की हुई है। ये संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 में है। और इसमें 29 विषय दिए गए हैं। कितने, 29 विषय। और इसमें से 22 विषय राजस्थान में जो पंचायती राज है, जो कि 3 टायर सिस्टम है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इसको ट्रांसफर किए जा चुके हैं। अब हम देखेंगे जो 12वीं अनुसूची, इसमें क्या है। तो 12वीं अनुसूची ये हमने जोड़ी थी 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1992 में, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ी गई। और इसमें है नगरीय निकायों के बारे में, जैसे नगर पालिका, नगर परिषद, उनके बारे में, नगरीय निकायों के बारे में प्रावधान है 12वीं अनुसूची में। और नगरीय निकायों से रिलेटेड कुल 18 विषय हैं। कितने, 18 विषय। इस टाइप से हमने देखा कि जो हमारी अनुसूचियां हैं वो काफी ज्यादा, इनको 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो इजी लगेंगी। और थैंक यू।